नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हाजिर हूं आपके साथ हरियाणा का दंगल लेकर। मौसम में गर्माहट शुरू हो गई है, लेकिन चुनावी पारा अभी उफान पर आने में वक्त लगेगा। हरियाणा में लोकसभा के चुनाव छठे चरण में होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल भी किसी जल्दबाजी में नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी पहली ऐसी पार्टी है जो 10 में से अभी तक 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है, जो चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर चुके हैं। चुनाव छठे फेज में होने का फायदा भी है, प्रत्याशियों को प्रचार करने का पूरा वक्त मिलेगा। सबसे ज्यादा नजरें कांग्रेस उम्मीदवार पर हैं। वोटरों में भी उत्सुकता है कि इस बार कांग्रेस किसे रण में उतारती है। चूंकि 2019 में कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर अशोक तंवर तो खुद के मोर्चे के अलावा 2 राजनीतिक दलों का अनुभव हासिल करने के बाद भाजपाई हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस क्या नए चेहरों को मैदान में उतारेगी इस बार? कुल मिलाकर कांग्रेस की लिस्ट का हर किसी को इंतजार है। इतना ही नहीं, हरियाणा में जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने भी 1-2 सीट को छोड़कर अपने प्रत्याशियों का ऐलान अभी तक नहीं किया है। ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस की टिकट घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इनका मकसद है कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस जिसे उम्मीदवार बनाएगी, उसी के हिसाब से ये अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, ताकि लोकसभा चुनाव का जो मुकाबला है जबरदस्त हो सके। और ऐसे में सवाल ये कि बीजेपी तो चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर गई है, लेकिन कांग्रेस किन ख्यालों में डूबी है? जिस तरह से पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा की 9 में से 0 सीट पर आ गई, ऐसे में क्या इस बार कांग्रेस किसी खास रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जो उसके खिसके वोट बैंक को फिर से उसके पक्ष में ला सके? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी खास रणनीति बनाने में कांग्रेस जुटी हुई है और कांग्रेस में जो भगदड़ मची हुई है, क्या ऐसे में कांग्रेस फिर से उसी मजबूती के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी और जिस 9 सीटों पर कांग्रेस का दबदबा था, उनमें से इस बार कितनी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतार सकेगी और उन्हें जीत दिला सकेगी? क्योंकि बीजेपी चुनावी मैदान में पूरी तैयारियों के साथ है, प्रत्याशी उतार दिए हैं, स्टार प्रचारक उतार दिए हैं, और कांग्रेस अभी प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है और भगदड़ जिस तरीके से मची है, ऐसे में कांग्रेस की स्थिति डावाडोल हरियाणा में नजर आ रही है। फिलहाल जो 10 सीटें हैं लोकसभा की, वो बीजेपी के पास है। ऐसे में कांग्रेस पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। एक वक्त हुआ करता था जब हरियाणा में लोकसभा की 9 सीटें कांग्रेस के पास हुआ करती थी। पिछले 3 चुनावों को अगर उठा के देखें तो 9 में से 0 सीट पर कांग्रेस हरियाणा में सिमट चुकी है लोकसभा में। अब ऐसे में एक बार फिर से मौका है, इस बार 2024 का चुनाव है और मौका है, दस्तूर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां चल रही हैं और बीजेपी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का माफ कीजिएगा, कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है। ऐसे में यह देखना होगा कि कितना समर्थन जनता को उनको मिलता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। देवेंद्र दत्त प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विभा पांडे जेजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आप ही से चर्चा की शुरुआत करूंगी। कांग्रेस में जिस तरीके की भगदड़ मची है, इसके पीछे की क्या वजह है और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व पार्टी में इस अविश्वास की भावना को क्यों पनपने दे रहा है, क्यों नहीं उनको बना पा रहा है? देखिए, कांग्रेस से जो विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे, बीजेपी ने उनको भी टिकट दे दिया। अब ऐसे में आपकी स्थिति डावाडोल नजर आ रही हरियाणा में, उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? पूजा जी, आपको नमस्कार, और बहन विभा जी को और देवदत्त जी को भी नमस्कार। पहले तो आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं जी। हरियाणा में कहीं कांग्रेस में भगदड़ नहीं मच रही। पता नहीं आपको किसने बता दिया। हालत अच्छा, आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं और हमें किसने बता दिया? जी नहीं, हरियाणा में कौन जा रहा बता तो दे। आप असत्य बोल रही है। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, मैं खुलेआम आप पर आरोप लगा रहा हूँ। हरियाणा में हरियाणा के संदर्भ में आप बिल्कुल झूठ बोल रही है। अशोक तंवर कांग्रेस में नहीं थे, जो अभी बीजेपी में गए और सिरसा से उनको टिकट मिल गया है। नवीन जिंदल की बात करूं, वो नहीं गए कांग्रेस से। सुनिए, आपने सवाल कर लिया, मैं दे देता हूँ जवाब। आपको फिर शायद जानकारी नहीं है। अशोक तंवर जी 5 साल पहले 2019 में ही कांग्रेस, मैंने ये कहा ही नहीं है कि वो अभी गए हैं। मैं कह रही हूँ जिस तरीके की भगदड़ मची हुई है, और चाहे वो रहे तो थे ना कांग्रेस में, गए तो हैं, आरोप लगाते हुए गए हैं आप पर। मैडम सुनिए ना, अपनी झूठ को सत्य बनाने के लिए कुतर्क मत बढ़िए। 5 साल पहले गए थे,
अगर आप 20 साल पहले भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए होंगे। नवीन जिंदल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मैं अगली बार आ रहा हूँ ना आपके सवाल पर, एक एक करके रुकिए ना, ठीक है, सुनने का तो एक तो ये आप असत बोल रही, दूसरा नवीन जिंदल की सुन लीजिए। नवीन जिंदल जी, सावित्री जिंदल जी पिछले 10 सालों से कांग्रेस में कतई सक्रिय नहीं थे। हाँ, कांग्रेस में थे पर सक्रिय नहीं थे। अच्छा। हमने 2014 में उनको टिकट देने की कहा, 19 में कहा, उन्होंने नहीं ली वो और उन्होंने खुद जब भाजपा में जब वो शामिल हुए हैं, उन्होंने खुद कहा है कि भाई मैं 10 साल से कांग्रेस, यानी कि सुनिए वेद प्रकाश जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस में किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है, अंतरकलह नहीं है, फिर सीटों में, टिकटों में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं आप? मैडम जब मैं आप पहले पूरी बात सुनिए, आप बात नहीं सुनते और बीच में बोलना शुरू करते हैं। पहले मैं आपकी झूठ की पोल खोल लूंगा, फिर आपकी बात सुनूंगा। सुन लीजिए पहले मेरी बात। आप नवीन जिंदल की बाइट सुना दीजिए, जिस दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने खुद कहा कि मैं 10 साल से कांग्रेस में किसी पद पर नहीं था, मैं सक्रिय नहीं था और मेरा कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं कांग्रेस के लिए काम ही नहीं कर रहा था। सक्रिय क्यों नहीं थे? बीजेपी में आते तो उनको टिकट भी मिल गया, अब उन्होंने टिकट भी ले लिया। अगर चुनाव लड़ने का मन नहीं होता तो वो इनकार करते ना। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? कोई व्यक्ति नहीं है सक्रिय, तो जो व्यक्ति कांग्रेस में सक्रिय ही नहीं था 10 साल से। वेद प्रकाश जी, ये जवाब नहीं है, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो इस तरीके के जवाब की उम्मीद आपसे नहीं है। मुझे भी आपसे झूठ बोलने की वो आशा नहीं थी कि मैं पत्रकार के नाते आप झूठ बोलेंगी। मैं तथ्य रख रहा हूँ, जो व्यक्ति 10 साल से कांग्रेस में नहीं था, सक्रिय नहीं था, उसके जाने या ना जाने से कांग्रेस का कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वो कांग्रेस में क्यों सक्रिय नहीं थी, आप उनसे पूछिए। चलिए ठीक है, पूछिए। अब रही बात कांग्रेस की, 35 कांग्रेस के अंदर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद पिछले 1.5 साल में शामिल हुए हैं। एक भाजपा का सिटिंग एमपी शामिल हुआ है। उल्टा हजारों कार्यकर्ता, सरपंच, जिला परिषद के चेयरमैन, ब्लॉक समिति के मेंबर। सिरसा से कौन चुनाव लड़ेगा? सिरसा से कौन ले? आप पूरी बात सुन के एक सवाल का सर, आप इतने लंबे जवाब देंगे तो मैं कैसे पूरी बात सुनूंगी? मेरे पास बाकी मेहमान भी है ना। लंबे जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि आप जबरदस्ती अपनी झूठ। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, आप पूछिए क्या पूछ रही, मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले पूछिए। सिरसा से कौन चुनाव मैदान में उतरेगा ये बताइए। देखिए मैडम, हमारी 9 सीटों पर हमने 7 उम्मीदवारों के एक व्यक्ति के पैनल तय कर लिए और 2 सीटों पर हमारे 2 पैनल है। सिरसा की सीट पर केवल एक ही पैनल है। हम अपनी रणनीति के तहत 1 तारीख अच्छा ठीक है, घोषणा कर वेद प्रकाश जी, कुमारी शैलजा या हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, एक नाम बता सकते हैं? शैलजा चुनाव लड़ेगी, और क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ेंगे, वो एलओपी है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो किसी तरीके की नाराजगी की कोई खबर नहीं है, ठीक है ना? कोई नाराजगी नहीं, पार्टी चलिए ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, अच्छी बात है। अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, विभा जी, क्या लग रहा है बीजेपी की जो रणनीति है और जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों में आप लोग अलग हुए हैं, किस तरीके से आप इस लोकसभा चुनाव में मुकाबला करेंगे? और एंकर जी, आपको भी नमस्कार। ऐसा है कि बीजेपी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी थी और जेजेपी पार्टी है और जेजेपी अलग है। ये अलायंस हुआ था कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, जहां अपने अपने मैनिफेस्टो के सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए थे। संगठन के दोनों अलग अलग हैं और हर संगठन चाहता है कि उसका नेता बहुत आगे बढ़े और संगठन में विस्तार हो। तो अगर आप देखेंगे कि हमारी पार्टी ने अनाउंस कर दिया कि हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर लड़ेंगे, ठीक है। और हमारा संगठन अभी, अगर आपने पीछे हमारी रैली देखी थी तो उसमें सिर्फ नारे लग रहे थे, सीएम आया, सीएम आया। तो इसमें यही है कि हम तो अपने नेता को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अलग अलग संगठन काम करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्म होती है। तो इस अलायंस का रहना या नहीं रहना संगठन के कार्यों पर, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो अलायंस होते हैं ये कहीं ना कहीं जनता को ठगने का काम करती है? जनता एक तरफा मन बनाकर वोट देती है, उसके बाद आप किसी से अलायंस बनाकर सरकार में आ जाएं और फिर जब आपको लगता है कि अब आपकी गाड़ी वहां पर नहीं चलेगी, आप अलग हो जाते हैं। फिर से चुनाव करीब है, अब हो सकता है इस चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी है, 6 महीने बाद फिर से आप एक हो जाएं। ऐसे में जनता ठगी हुई महसूस नहीं करेगी? उनको नहीं समझ आ रहा होगा ये सब? मैं बताती हूँ आपको, 2 बातें हैं इसके अंदर। पहली बात, नेता, ये जो हमारी जनता जनार्दन है वो अपने नेता को वोट देती है, ठीक है।
नेता को वोट देती है, उसके कार्यों के लिए वोट देती है। अब नेता प्रदेश के लिए अगर कुछ कर रहा है, उसने अपनी मैनिफेस्टो में यूथ के लिए लिखा था, विमेन के लिए लिखा था और बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी भी बहुत सारी चीजें थी, वो लिखी थी। उन्होंने अपने जितने मैनिफेस्टो में थे, जितने भी वायदे थे, उसमें से एक को छोड़ के 5100 जो पेंशन थी उसको छोड़ के बाकी सारे वायदों पर रहे। और जो 75% यूथ का था वो अभी कोर्ट में अटका हुआ है, उसके लिए खूब लड़ाई होगी, अच्छी तरीके से हम पूरा ट्राई करेंगे बेस्ट। अब बात आती है कि हम अलग हुए, हम अलग किस लिए हुए। अगर आप ने देखा होगा दुष्यंत जी, माननीय दुष्यंत जी को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उन्होंने साफ बोला था कि हमने 2 सीट मांगी थी। हमने अपने अलायंस का, पूरा गठबंधन का धर्म निभाते हुए हमने कहा हमें 2 सीटें दे दो। वहां से आया कि आप 1 सीट ले लो, तो माननीय दुष्यंत जी ने कहा कि मुझे 1 सीट भी आप मत दो, मुझे बस 5100 पेंशन दे दो आप मेरे प्रदेश के लिए, मुझे वो 1 सीट भी नहीं चाहिए लोकसभा की। तो उधर से जवाब आता है कि आप हमें सोचने का मौका दीजिए, लेकिन सोचने का तो टाइम ही नहीं बचा था ना। तो अगर ये अलायंस कॉन्टिन्यू रहता और 5100 नहीं होती, जो हम 1 साल से कह रहे हैं कि हमारे दिल में ये बात छुपी हुई है कि हम 5100 नहीं कर पाए, तब प्रदेश की जनता ठगी हुई महसूस करती। प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि हमारा वायदा पूरा नहीं हुआ, इसलिए माननीय दुष्यंत जी गठबंधन से बाहर आए। तो इसके अंदर तो कोई गलत बात नहीं हुई ना। हमने जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए बात रखी थी वही अगर पूरा नहीं हुआ तो 4.5 साल से सारे बोले थे गठबंधन टूटेगा टूटेगा, पिछले अक्टूबर से सब शांत थे कि अब तो ये पूरी सरकार चलेगी। लेकिन जब हमने अपनी टर्म्स पर राज्य चलाया, सिंपल सी बात है। ठीक है देवेंद्र जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हरियाणा में युवाओं में और किसानों में सीएम मनोहर को लेकर नाराजगी थी, आपने पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया, क्या लग रहा है इस पूरी नई सरकार के साथ, इस बदलाव के साथ इस बार के चुनाव में आपका बेड़ा पार होगा और जो 10 सीटें हैं उन पर आप दोबारा से वापसी करेंगे? क्योंकि ये वही हरियाणा है जहां पर कभी कांग्रेस 9 सीटों पर हुआ करती थी। पूजा जी, मैं सबसे पहले आपको और दोनों जो मेरे साथ इस डिबेट में भागीदारी कर रहे हैं उनका अभिवादन करता हूं। और मैं इतनी बात यहाँ से प्रारंभ करता हूं कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रांत के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हमारा पूर्ण रूप से चुनाव का प्रबंधन चल रहा है। और वैसे तो हम लोग चाहे 5 वर्ष सरकार में हो, चाहे 10 वर्ष सरकार में हो, हम लोग, हमारा कार्यकर्ता निरंतर पब्लिक के साथ जुड़ा रहता है। जन समर्थन के लिए हम निरंतर समाज के अंदर रह करके काम करते हैं। समाज के दुख सुख के भागीदार हम लोग होते हैं। समाज में आना जाना निरंतरता हमारी रहती है। इसलिए चुनाव के लिए तो हमारा कार्यकर्ता एक सैनिक की भांति उस समर में कूदने के लिए, समर में युद्ध को जीतने के लिए हर समय तटस्थ और तैयार रहता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि अभी आपने अपने मुख्य मनोहर जी की बात की थी, मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं कि अपने यहाँ, मैंने पहले भी एक बार आप ही के चैनल पे कहा था पूजा जी, कि अपने यहाँ एक संगठनात्मक प्रक्रिया काम करती है। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत, एक संगठन के तहत हमारा एक योजनाबद्ध ढंग से हमारा काम रहता है। हमारे यहाँ किसी का बदल नहीं होता, किसी को हटाया नहीं जाता। यहाँ भूमिकाओं का परिवर्तन होता है। चुनावी समर में जाने के लिए हर पार्टी अब चुनावी समर में जाने वाली है। चुनावी युद्ध में अपनी पार्टी को विजयशील दिलाने के लिए हर पार्टी अपना भरसक प्रयास करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव के अंदर जाकर के अपना काम करती है, अपना कौशल का प्रदर्शन करती है, उसका सीधा सीधा सा उदाहरण ये है कि हम लोग समय समय पर भूमिकाओं का परिवर्तन करते हैं। हमें लगा कि कहीं मनोहर जी से हमें करनाल की लोकसभा सीट पर हमें उनकी उपयोगिता है तो पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं होता दिखता ना। आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ संगठन काम करता है और कोई भी भूमिका नहीं होती है। यही चीज अगर कांग्रेस में होती, कांग्रेस शासित किसी राज्य में होती, तब आप ही लोग सवाल उठाते हैं कि अंदरूनी गुटबाजी है। आपके साथ हुआ, आपने बड़ी खामोशी से सब कुछ हैंडल कर लिया, इसलिए आरोप नहीं लगते। मैं निवेदन करूं पूजा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के अंदर कभी किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं होती। यहाँ हमारे यहाँ एक केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है, संसदीय बोर्ड है, वहां का एक पूजा जी प्लीज, ठीक है, वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ करके तय करता है कि किस महानुभाव की, किस व्यक्ति की, किस पर्सनैलिटी की, किस प्रतिष्ठित व्यक्ति की हमें कहाँ आवश्यकता है। संगठन वहां पर परिवर्तित करके उस व्यक्ति से वहां काम लेना प्रारंभ करता है।
ठीक है, कांग्रेस की लिस्ट आने में जो देरी हो रही है, कहीं इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खास रणनीति बना रही हो, क्योंकि हरियाणा की नब्ज वो जानते हैं कि किस तरीके से वहां पर चुनाव जीता जा सकता है और जनता को किस तरीके से अपने पक्ष में लिया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं कि कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है और आपको चुनाव प्रचार का पूरा मौका मिल रहा है, पहले ही लिस्ट जारी कर दी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट हो चाहे कोई भी हो? पूजा जी, मैंने अभी आपकी जब मैं बात सुन रहा था तो आपने शायद देखा होगा कि मैंने बीच में एक बार हाथ जोड़े थे, और हाथ जोड़ने का कि मेरा उद्देश्य केवल मात्र इतना था कि मैं इस भाव के साथ नम्र निवेदन कर रहा था पूजा जी। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, अभी आदरणीय वेद प्रकाश विद्रोही जी मेरे साथ हैं, मैं कई बार इनको देखता हूं तो विद्रोही जी पहली शुरुआत में ही कई बार बहुत गुस्सा कर जाते हैं। मैं कांग्रेस के ऊपर अगर बात करूं तो कांग्रेस के पास ना रण है और ना नीति है। आप रणनीति की बात कर रही हैं, ना ये रण में जाने के लिए इनके पास कोई कौशल है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई प्रत्याशी है, कहीं पर कुछ नहीं है। इनके अंदरूनी इतना कलह है। आप मेरी पार्टी की बात करें, इनकी पार्टी के अंदर इतनी भयंकर गुटबाजी है, किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह उधर है, इनका आपस में समन्वय नहीं बन पाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का मुकाबला करने में अभी फिलहाल ये सक्षम नहीं है। ठीक है, इसी का जवाब ले लेती हूँ मैं आपसे। वेद प्रकाश जी, जिस विचारधारा का दम भरती है कांग्रेस पार्टी, आज उसके नेता उससे दूर होते जा रहे हैं। कई राज्यों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं टूटती बिखरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली है, उसके बाद न्याय यात्रा निकाली, लेकिन उसका असर अगर हम ग्राउंड पर देखें तो कम देखने को मिल रहा है। दमदार नेताओं को अपना सियासी भविष्य यहाँ पर अंधकार में नजर आने लगा, जिसकी वजह से ये भगदड़ सी भी मची। शीर्ष नेतृत्व के बीच में आपको क्या कमी नजर आ रही है कि जिस तरीके से अपने ही नेताओं में जो विश्वास पैदा नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या लगता है आपको? पूजा जी, भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ा या नहीं पड़ा, ये तो आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे। जहां तक कांग्रेस नेताओं के जाने की बात है, ये आपकी बात सब तय की जा रहे हैं, पर आप अगर इस पर भी अवलोकन कर ले कि कौन जा रहा है तो जवाब भी आपको मिल जाएगा। जिन नेताओं के लेकिन खिलाफ सर वेद प्रकाश जी, बड़े प्यार से मैं आपसे पूछ रही हूँ, जा तो रहे हैं ना, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है और कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जाती। मनमुटाव का कारण तो यही है ना। सुनना ही नहीं चाह रही आप। जब मैं बताने लगा क्यों जा रहे हैं, आप बीच में कूद पड़ी। आप अच्छा ठीक है, बताइए, आप बताइए। पहले आप देखिए, एंकर का काम होता है कि पहले आप मुझे मेरा काम नहीं बताइए प्लीज, तो आप काम नहीं बताइए, आप जिसे जितना पूछा जा रहा है वो बताइए। जब आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप जवाब ही नहीं देते ना, आपकी समस्या तो ये है। जब तू जवाब सुने, आप पूर्वाग्रह, आप मन बना के आते हैं कि आपको लड़ना है। अभी मैं आपसे बड़े शांति से पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। आपने मन बना रखा कि हमने भाजपा का प्रायोजित प्रचार करना है, आपको जवाब नहीं देना है। लेकिन अगर हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे तो आप सीधा आरोप लगा देते हैं कि भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, जनता की बात यहाँ पर हो रहे हैं। पत्रकार हैं हम, पक्षकार नहीं है आपकी तरह। पत्रकार होती तो जो ही मैंने कहा कि क्यों जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वेद प्रकाश जी सुनिए, सब देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है किस तरीके से आप बौखला रहे हैं। सवालों के जवाब में आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना। सब देख रहे हैं कि कौन बौखला रहा है और कौन पैसा लेकर किसके लिए प्रचार कर रहा है, सब देख रहे हैं। चलिए ठीक है, मैंने कहा कि देवेंद्र दत्त जी, आपको क्या लगता है इस बौखलाहट के पीछे का कारण क्या है? आप नहीं सुनना चाहती तो मेरे नहीं सुनना चाहती, मैं छोड़ देता हूँ बीच। चलिए ठीक है, जब आपको जवाब नहीं देना है, यहाँ आपके हिसाब से चर्चा नहीं होगी, आप जा सकते हैं। ओके मैडम, कर लीजिए भाजपा से पैसा और मौज लीजिए। देवेंद्र जी, क्या लगता है आपको जिस तरीके से बौखलाहट कांग्रेस की है, अधूरी तैयारी, ऊपर से सवालों का जवाब नहीं, मीडिया पर ही आरोप गढ़ देना कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या है जनता ये सब नहीं देख रही है? क्या इसका जो नतीजा है इनको चुनावों में नहीं भुगतना पड़ेगा? जी पूजा जी, मैं आपकी बात के प्रति निवेदन करूं कि मैं विद्रोही साहब के जो शब्द सुनता हूं तो मुझे इनके शब्दों से सख्त ऐतराज है। ऐतराज इसलिए है कि हमारे भारत के हमारे समाज का एक ऐसा मजबूत स्तंभ होता है जिसको हम लोग कहते हैं मीडिया जी। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो प्रिंट मीडिया हो, कलम के साधक अपनी कलम की शाही से कागज की छाती पर जब शब्दों को उकेरते हैं तो वो सूचना बनकर के हम लोगों के घर तक पहुंचता है। इसलिए मीडिया के प्रति सम्मान हर व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करे या किसी समाज के अन्य किसी धार्मिक या सामाजिक संस्था में काम करे, मीडिया के प्रति सम्मान रहना चाहिए। दूसरा, मीडिया के ऊपर इस प्रकार के अनर्गल बात करना, अनर्गल आरोप गढ़ना, एक्चुअली वास्तव में बात यही है कि कांग्रेस के पास कुछ है नहीं,
ना कांग्रेस के पास धरातल है, ना कांग्रेस के पास धुरी है, ना कांग्रेस आज सक्षम है, ना कांग्रेस के चलिए पास ठीक है। नेतृत्व है। इसलिए विभा जी, मैं एक आखिरी कमेंट्स आपसे चाहूंगी, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या जेजेपी पूरे तरीके से उभर कर आ पाएगी? क्या इस बार आपको लगता है कि अगली बार आपको किसी अलायंस की जरूरत ना पड़े, इतना आप अपना वोट बैंक यहाँ पर बटोर सकेंगे लोकसभा चुनाव में? हमारा तो यही है जेजेपी का कि हम चाहेंगे कि विधानसभा में हमारी 46 प्लस सीट्स आए, कि हम मेजोरिटी के साथ आए। क्यों? क्योंकि हमने जो अलायंस में लिमिटेशन फेस की थी, वो हम आगे लिमिटेशन फेस नहीं करना चाहेंगे। प्रदेश के लिए पूरी तरह से काम करने के लिए आपको मेजोरिटी चाहिए। और बीजेपी की जो मजबूती है, जिस रणनीति से वो उतरी है, क्या उस रणनीति को टक्कर दे पाएगी आपकी पार्टी? क्योंकि काम आप कर चुके हैं साथ में, ऐसे में उनके काम करने का जो तरीका है उसका अंदाजा आपको लग गया होगा। बिल्कुल, तो वही कह रही हूँ, हमारे संगठन का विस्तार कितना हुआ है पिछले 4.5 सालों में, ये मैं क्या बताऊँ। हमारा बहुत अच्छा बेस बन चुका है और हर एक कार्यकर्ता में जो जोश है वो आपने हिसार की रैली में देख लिया होगा कि हिसार में हमारी रैली में कितनी भीड़ उमड़ के आई थी, कितना जोश था। कोई दुखी नहीं था, कोई नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि सबको ये था कि हम इंडिपेंडेंटली करेंगे। देखिए, हर संगठन को इंडिपेंडेंटली काम करने में जो मजा आता है ना, वो अलायंस में लिमिटेशंस आ जाती है, जहाँ की शेयरिंग हो जाए, जहाँ कुछ और हो जाए। तो हर कार्यकर्ता में इतनी ज्यादा एंथुसियाज्म है कि वो आपको दिख जाएगा। आप किसी भी प्रवक्ता से बात करें, किसी भी जेजेपी के कार्यकर्ता से बात करें, वो एंथुसियाज्म आपको दिख जाएगा। चलिए ठीक है, हमने पूरी उत्साह के साथ है कि विधानसभा लोकसभा हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लड़ें। ठीक है विभा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र जी, वेद प्रकाश जी, विभा जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो एक तरफ जहां हरियाणा में बीजेपी पूरे तरीके से चुनावी रण के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस आधी अधूरे तैयारी के साथ है। सवालों के जवाब जब मांगे जाते हैं तब कांग्रेस प्रवक्ता चर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे में अब जनता भी इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस के पास ना रणनीति है, ना कौशल है, ना ही वो व्यक्तित्व है, ना ही वो कुछ चेहरा है जो बीजेपी का मुकाबला कर सके। और यही वजह है कि कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो जमीन पर भी नजर आ रही है और जनता भी इस बात को समझ रही है। कांग्रेस में अभी भी मंथन चल रहा है, क्षेत्रीय दल भी कांग्रेस की लिस्ट के इंतजार में है ताकि वो इसी हिसाब से अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर सके और चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सके। सब कुछ जनता के हाथ में है, क्योंकि ये वही जनता है जो चुनाव की दिशा और दशा दोनों तय करने का मकसद रखती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ।